नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। बिहार विधानसभा चुनाव अब अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गया है। कल यानी 11 नवंबर को राज्य में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान होगा, जिसके बाद से 243 विधानसभा चुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। पहले चरण में 65% से भारी मतदान के बाद से अब दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग की उम्मीद की जा रही है और दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सभी सीटों के लिए वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि दूसरे चरण में जिन 20 जिलों में मतदान होंगे उनमें से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सुपौल और साथ ही जमुई जैसे कई जिले शामिल हैं। यूपी सरकार में एक दशक से भी पुराने अलग अलग मामलों में भ्रष्टाचार के आरोपी साबित होने के बाद से समाज कल्याण विभाग के 4 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और इसके अलावा 3 सेवानिवृत्त अधिकारियों को पेंशन में कटौती का आदेश दिया गया है। एक बयान में कहा गया है कि आरोपी अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने और उनसे गबन की गई सरकारी धनराशि की वसूली के निर्देश भी दिए गए हैं। समाज कल्याण विभाग के अनुसार समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण की देखरेख की गई जांच के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की योगी जी की नीति बड़ी स्पष्ट है। मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि कहीं भी कोई फाइल दबी ना रहे, कहीं कोई जांच लंबित ना रहे। इसको देखते हुए समाज कल्याण विभाग में सारे ऐसे प्रकरणों की सूची बनाई गई और उसके ऊपर पिछले कुछ महीनों में क्लोज मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग के साथ में काम किया गया। परिणाम ये कि पिछले 4-5 दिन में 4 ऐसे भ्रष्ट समाज कल्याण अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है और 3 जिनके खिलाफ बहुत गंभीर आरोप थे किंतु वो रिटायर हो गए तो उनकी पेंशन से कटौती करने का निर्णय लिया गया है। यूपी के पूर्व मंत्री DP यादव, उनकी पत्नी और बेटे समेत 9 लोगों के खिलाफ नोएडा के सलारपुर गांव में जमीन कब्जाने और धमकी देने के आरोप में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। संपत्ति मालिक अशोक की शिकायत पर अदालत के आदेश के बाद से सेक्टर 126 थाने में ये मामला दर्ज किया गया है। अशोक ने आरोप लगाया है कि पूर्व मंत्री DP यादव और उनके सहयोगियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के अनुसार सलारपुर गांव में 14,000 वर्ग मीटर की जमीन को गोरखपुर के पवन जिंदल के स्वामित्व थे और जिंदल ने उस समय अपने हिस्सा अशोक को बेच दिया था, जिसके बाद से अन्य स्वामियों को शेष हिस्सा खरीदना था और 2001 से ये जमीन उनके नाम पर दर्ज की गई है। गुजरात में ATS ने आतंकी गतिविधियों में शामिल 3 संदिग्धों को अहमदाबाद के बनासकांठा में गिरफ्तार किया है और टीम पिछले कई दिनों से इन पर नजर रखे हुए थी और पुख्ता जानकारी मिलने के बाद से रविवार को ये बड़ी कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आतंकियों की पहचान सैयद अहमद और साथ ही आजाद शेख और मोहम्मद सुहेल के रूप में हुई है। इनमें से बता दें कि हैदराबाद के ये निवासी बताए जा रहे हैं, जबकि बाकी 2 उत्तर प्रदेश के शामली और लखीमपुर खीरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ATS ने उनके पास से 3 पिस्टल, 30 कारतूस और 4 किलो ऑयल बरामद, कोलेस्ट्रॉल ऑयल बरामद किया है। जांच में सामने आया कि तीनों ISIS के लिए काम करते थे। वहीं लखीमपुर खीरी के पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है और ऐसे में यहां पर बड़ी कार्रवाई गुजरात में देखने को मिल रही है। फोन आया था दोपहर में, पुलिस आई थी, अभी आई थी, 2-3 बार आ चुकी है पुलिस। बता रहे हैं गुजरात से तुम्हारा सोहेल जो है कोर्ट में किडनैप हो गया है। तो पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ने बताया है क्या, मगर ऐसी बात है नहीं। अच्छा, पुलिस आपके किसी परिजनों में से किसी को लेके भी गई है क्या साथ में? छोटे वाले भाई को ले गई सोहेल के। किस लिए लेके गई? वहाँ थाने में ले गई है। अच्छा, आपको कैसे जानकारी हुई कि आपका बेटा जो गिरफ्तार हो गया है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है? वहाँ से फोन आया था।
छत्तीसगढ़ में एक 3 साल की बच्ची की अद्भुत प्रतिभा की खबर सामने आई है। बता दें कि राखी अभी स्कूल जाना भी शुरू नहीं की है, लेकिन उसकी बुद्धि और याददाश्त देखकर हर कोई हैरान है। राखी को भारत के सभी राज्यों की राजधानी, दुनिया के देशों की राजधानी, राष्ट्रीय चिन्ह, महासागर, विश्व के 7 अजूबे और हिंदी वर्णमाला, अंग्रेजी के अल्फाबेट और गिनती तक याद है। जब उससे सवाल पूछे गए तो उसने अपनी तोतली आवाज में बिना झिझके सही जवाब दिया है। इतनी कम उम्र में राखी की समझ और ज्ञान देखकर हर कोई हैरान है और उसकी तारीफ कर रहा है। सही मार्गदर्शन और शिक्षा मिले तो राखी भविष्य में अपने माता पिता और गांव और प्रदेश का नाम रोशन करेगी। महाराष्ट्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक एक बेटे ने अपने ही माता पिता की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर आत्महत्या कर ली। तीनों सवार गांव के बताए जा रहे निवासी और घटना इतनी भयावह थी कि पूरे गांव में दहशत फैल गई। विशाल ने ये कदम क्यों उठाया, पारिवारिक कलह या फिर मानसिक तनाव, इस पर अभी रहस्य बना हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घर को सील करके पंचनामा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। तो वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। महाराष्ट्र के धुले जिले में चिंताजनक खबर सामने आई है। मंकी पॉक्स का इलाज करा रहे एक मरीज की लगातार 6ठी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार 1 महीने पहले सऊदी अरब से लौटी थी कि मंकी पॉक्स टेस्ट पॉजिटिव पाया गया और तब से वो धुले के सरकारी हीरे मेडिकल कॉलेज में भर्ती है और लगातार उपचार चल रहा था। हालांकि 1 महीने के इलाज के बाद भी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है और अब अगला सैंपल 2 दिनों की जाँच के लिए पुणे भेज दिया गया है और इस संबंध में स्वास्थ्य अधिकारियों ने जानकारी दी है। नासिक से खबर है, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेफ्रोड्रोन ड्रग्स की बिक्री में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। नशा निरोधक दस्तक की इस छापेमारी में 2 फार्मास्यूटिक और 1 इंजीनियर भी पकड़े गए हैं, जिससे पुलिस भी हैरान हो गई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 6.5 ग्राम मेफ्रोड्रोन बरामद किया है, जिसकी कीमत 32,500 रुपये बताई जा रही है, जिसके साथ ही 1 लाख रुपए नकदी और कीमती सामान भी जब्त किए गए हैं और इस संबंध में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर इंस्टाग्राम पर सिर्फ हाय मैसेज भेजना एक युवक को महंगा पड़ गया और ये घटना मोघट रोड थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर रविवार को हुई इस वारदात ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी है। जानकारी के मुताबिक घायल युवक ने बताया कि रविवार को छुट्टी के दिन वो घर पर था, जब उसकी पड़ोसी महिला ने उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया। महिला उसकी पोस्ट को अक्सर लाइक करती थी, इसीलिए दिनेश ने भी फॉलो करके उसे हाय लिखकर मैसेज भेजा। कुछ समय बाद जब दिनेश खेत पर काम कर रहा था, तभी महिला के परिजन और कुछ युवक वहां पहुंचे और बिना कुछ सुने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दिनेश को बचाया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसके हाथ पैर में फ्रैक्चर और सिर पर 7 टांके आने की पुष्टि हुई है। ग्रामीण हेमतपुर के गाँव मेरे को सूरज ने फॉलो किया पहले, फिर मैंने फॉलो किया उसको इंस्टाग्राम पे और हाई लिख के डाला। फिर वो लट ले लेके खेत में पहुंचे और लोहे के पाइप थे, 8-9 जन थे वो, तो सारी सर पे लट मारे, पैर पे लट मारे, मेरा हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए। तो मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्या इंस्टाग्राम पे ऐसा क्या लिख दिए थे? पता नहीं उनने क्या, मतलब कौन सी रंजी सीढ़ी क्या करी। रायसेन जिले में मजदूरी का पैसा मांगने एक मजदूर को जान गंवाने की नौबत तक ले आया। बता दें कि जानकारी के अनुसार मजदूर ने ठेकेदार से अपनी मजदूरी का भुगतान मांगा, जिस पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि ठेकेदार और उसके साथियों ने मजदूर और उसके परिजनों पर लाठियों से हमला कर दिया। घायल का 3 महीने तक इलाज चला, लेकिन आखिरकार उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि घटना के समय पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की थी और कहा था कि पहले इलाज कराओ, बाद में रिपोर्ट लिखी जाएगी। मौत के बाद जब परिवार रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा तो पुलिस ने फिर कार्रवाई नहीं की, जिसके विरोध में परिजनों ने शव को थाने के सामने रखकर प्रदर्शन किया।
जी मेरा नाम हेमराज सिंह कुशवाहा, ग्राम पतई का रहने वाला हूँ सर। मेरे भाई परिवार का बड़ा भाई है, हमारे हेमचंद का नाम है सर। इनकी ये मजदूर आदमी है, तो पैसे लेने के लिए गए थे। गुड्डू नाम का जो गोविंद का भाई गुड्डू है, वो ठेकेदार है, मजदूर ले जाता था। अच्छा। तो मांगने के लिए पैसा गया, तो पैसा उन्होंने दिए नहीं। इसको मारा तो हमारे घर पास में है, तो हमारे भाई को आवाज़ सुना नहीं, तो वो भी गया, तो उसको भी बहुत ज़्यादा मारा इनने। 10-15 लोगों ने, पूरे परिवार के लोगों ने। इनका जो हो गया जी, मेरे साथ मारपीट की, तो ये बचाने वो पहुँचे। इनने मारपीट की मेरे साथ की, और ये बड़ा भाई ये देख ले, इन्हें मार दे। किस चीज से मारपीट हुई थी? पैसा लेने। अरे किससे मारा था? लाठी से, रॉड से। फिर आपने थाने में रिपोर्ट नहीं की थी। क्या कहा थाने में? थाने में हम तो एम से वहाँ थे भर्ती, लड़का ने लिखाया था, देवेंद्र ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल कुशवाहा। ये जो घटना हुई कब हुई, कितने दिन हो गए, क्या कार्रवाई? ये 7 अगस्त को हुई थी। ये 3 महीने की बात है। 3 महीने हो गए। 3 महीने से पिताजी का इलाज चल रहा था एम्स हॉस्पिटल में। ठीक है। और कंटिन्यू इलाज चल रहा था उनका। कौन कौन ने मारा था इनको? इनको मारा था नेपाल, हेमराज, गुड्डू और परसोत्तम, तीरथ, नीरज। किस बात को लेकर मारपीट हुई थी? ये पैसों को लेकर मारपीट हुई थी, मजदूरी के पैसों को लेकर। ये मजदूरी करने गए थे? ये मजदूरी करते थे, और जो वो ठेकेदारी करता था गुड्डू और उनके घर वाले, उन्होंने मारपीट करी? उन्होंने मारपीट करी थी। तो इलाज के कितने दिन बाद मौत हो गई? इलाज के 3 महीने बाद। जब घटना हुई तो उस समय थाने गए थे रिपोर्ट करने? थाने गए थे रिपोर्ट करने। फिर उन्होंने उस वक्त रिपोर्ट नहीं लिखी थी हमारी। उन्होंने बोल दिया था पहले आप इलाज करवाओ, बाद में रिपोर्ट लिख। 2 दिन बाद रिपोर्ट लिखी थी। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत खराब चल रही है और पिछले कई दिनों से वो आईसीयू में भर्ती हैं ताकि लोग उनसे मिल ना सके। लेकिन आज सुबह उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, जिसके बाद से परिवार के कुछ सदस्यों का अस्पताल आना जाना बढ़ गया है। और आज तबीयत खराब होने के बाद से धर्मेंद्र को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल वो ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। हालांकि परिवार और अस्पताल में अभी तक कोई भी अधिकारिक जानकारी बयान सामने नहीं आया है। इससे पहले 3 नवंबर को धर्मेंद्र की सेकंड वाइफ हेमा मालिनी ने एक्टर का हेल्थ अपडेट भी दिया था। बता दें कि एक्ट्रेस एयरपोर्ट पर पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने सब कुछ ठीक कहा था। धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर भी उन्होंने अपडेट दिया और जब उनसे पूछा गया कि धर्मेंद्र की तबीयत कैसी है, तो हेमा मालिनी ने हाथ जोड़कर कहा कि वो ठीक है। बता दें कि इसी साल अप्रैल में धर्मेंद्र की आंखों की भी सर्जरी हुई थी। उनकी एक आंख में धुंधलापन था और इसी वजह से उनकी आंखों की सर्जरी की गई थी और इसके अलावा उनको मोतियाबिंद भी था और ऑपरेशन भी हुआ। तब उनका मुंबई के एक अस्पताल से एक वीडियो सामने आया था और इसके बाद से वो वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। हालांकि धर्मेंद्र ने वीडियो में कहा था कि मुझ में बहुत दम है और अभी भी जान बाकी है। बता दें कि 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र एक्टिंग में काफ़ी एक्टिव भी हैं और आखिरी बार उन्हें कृति सेनन के शहीद कपूर की फिल्म में देखा गया था और ऐसे में उनकी तबीयत खराब है और इन दिनों वो आईसीयू में भर्ती हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक शादी समारोह के दौरान थार कार की छत पर खड़े होकर नोट उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस घटना में कुछ युवक डीजे की धुन पर 10 रुपए के नोटों की बारिश करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं लोग उड़ाए जा रहे नोटों को लूटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार ये घटना अलीगढ़ रोड पर हुई है, जहां पर एक बारात चल रही थी और इस दौरान युवक द्वारा नोट लुटाने के कारण चौराहे पर लंबा जाम लग गया, जिसमें आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वीडियो में युवक अपनी मस्ती में नोट उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि बारात अलीगढ़ में थी और इसके साथ ही बारात के दौरान कुछ युवकों ने हंगामा करते हुए नोट लुटाए, जिससे यातायात बाधित हुआ और लोगों को असुविधा हुई। कई लोगों ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और इस मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है, घटना की जांच की जा रही है और वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता,
जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। भारत पर